स्टेट्स ऑफ मैटर किसको बोलते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर वो अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस जिसमें कोई भी मैटर एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। The different physical appearance in which matter can exist are known as states of matter। किसी भी मैटर का वो फिजिकल अपीयरेंस जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मैटर। दिख रहा है वहां से? चमक रहा है वहां से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। नहीं, व्हाट आर द डिफरेंस? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के अलग अलग स्टेट्स कौन कौन? गैस, प्लाज्मा, कंडेंसेट, सॉलिड, लिक्विड्स, गैस, गैसेस, प्लाज्मा, प्लाज्मा and Bose-Einstein condensate। एक छठा स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट हुआ है जो कि हमको नहीं याद है, ठीक है, लेकिन है एक छठा स्टेट ऑफ मैटर भी है, नया है, ठीक है। तो मैटर इन अलग अलग ये अच्छा मैटर का स्टेट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ में आता है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर ये हम बताए थे। मैटर का स्टेट वगैरह मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रहा है, उसका केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? फिजिकल। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शेप, साइज, डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम, ये सब चेंज करता है। ये अंतर है किसका? फिजिकल प्रॉपर्टी का, बाकी कोई चीज नहीं। ये नहीं कि अगर हम पानी को गर्म करें और भाप बन गया तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, अभी वो स्लो ही है। अगर वो किस फॉर्म में आ जाता है? आइस के फॉर्म में आता है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। क्या समझ में आया? काहे नहीं करेगा? क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं चेंज कर रहे हैं। जिन पार्टिकल से वो पहले बना था अभी भी उन्हीं पार्टिकल्स का बना हुआ है, इसीलिए उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। चेंज क्या कर रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसमें मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा, शेप, साइज, वॉल्यूम, ये सारा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ठीक है, हम लोग किसके बारे में चैप्टर 11th क्लास चैप्टर नंबर 5 में लिक्विड और गैस के बारे में अच्छा पढ़ाई किए थे, है ना। गैस के बारे में 5 को गैस लॉ भी पढ़े थे, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो, चाहे बॉयस लॉ हो, चाहे एवोगाड्रो लॉ हो, चाहे गेल हो, चाहे आइडियल गैस इक्वेशन। लिक्विड के बारे में पढ़े थे, वेपर प्रेशर, उसका लिक्विफिकेशन, है ना, ये सारा लिक्विड के बारे, एवापोरेशन, ये सारा हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? लिक्विड के बारे में पढ़े। लेकिन सॉलिड के बारे में हम लोग अभी तक बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं किया। तो ये जो पूरा जो चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, इसमें सॉलिड से आपको अच्छा रूबरू करवाएगा कि सॉलिड क्या होता है, कैसा इसका बिहेवियर होता है, कैसे होगा।
ठीक है, इसमें इसका केमिकल प्रॉपर्टी आपको नहीं पढ़ाया गया है, इसमें केवल आपको क्या पढ़ाया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? क्या है कि ये स्टेट के बारे में बताया, केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बता रहा है, ये क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? अब आइए हम लोग आइए सॉलिड के बारे में जानते हैं। सॉलिड किसको कहते हैं? जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अब बहुत बढ़िया। The substances having melting points and boiling points कहाँ एग्जिस्ट करे बाबू? above room temperature are known as solids। एग्जाम्पल हो गया वाटर? नहीं, क्यों? क्यों? वाटर पर्टिकुलरली लिक्विड स्टेट को डिफाइन कर रहा है, लेकिन अगर यहां लिख देते H2O तब हो सकता था। H2O का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। और डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड में स्टेट पता चल रहा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? नहीं। आइस हो गया, आइस को तो लेकिन हम सॉलिड नहीं मानते, हम आइस को सॉलिड नहीं मानते, मेरा कांसेप्ट इसके साथ मैच नहीं करता है। क्या है? रूम टेम्परेचर कितना डिग्री? अगर एनटीपी और एसटीपी की बात करें तो वो 25 है, वो 27 डिग्री पे ले जाने पे क्या आइस सॉलिड रहेगा? नहीं, क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। तो सॉलिड आइस को हम सॉलिड नहीं मानते, पता नहीं। फिर हाँ, यहां पे आप बैठे हुए हैं, आयरन, वुड, प्लास्टिक्स, ये सारा क्या है? सॉलिड। ये सारे क्या है? सॉलिड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में बात कर लीजिए, सब तो बहुत पहले का पढ़ा हुआ है। जब से बच्चा केमिस्ट्री जन्म लेता है यही पढ़ता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या है सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड का प्रॉपर्टी बोलिए। पहला फिक्स्ड मास, का तो बात नहीं करेंगे। पहला फिक्स्ड शेप और साइज भी। शेप साइज इसका क्या होता है? फिक्स्ड होता है। दूसरा क्या होगा? मतलब हम जितना यहाँ जगह घेर रहे हैं उतना ही वहां जगह घेरेंगे, मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। कि मार्कर जितना मेरे हाथ में जगह घेर रहा है आपके हाथ में भी इतना ही जगह घेरेगा, इसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। तीसरा कांट बी कॉम्प्रेस्ड, कांट बी कॉम्प्रेस्ड, इसको दबाना संभव नहीं है। अगर इसको दबाना संभव होता तो होने से इसे चिपते, ये ने चिपक जाती है, वो वाला जगह यहाँ मिल जाता है कि नहीं? लेकिन ये सॉलिड है, इसको दबाना संभव नहीं है। चौथा, हाँ आगे, कांट फ्लो, ये बहता नहीं है। पांचवा, हार्ड होता है और रिजिड होता है। छठा, कंप्लीटली फिल नहीं करता, कांट फिल अ कंटेनर कंप्लीटली। ये किसी भी बर्तन को पूरी तरह नहीं भर पाता है। ये बेंच को बर्तन, ये लोग आदमी, हम बोले कि बेंच का हर जगह भर जाना चाहिए आप लोगों से, भर जाएगा? नहीं हो सकता। दूसरा बता रहे हैं कि रूम में वो बर्तन, आप लोग आदमी हैं, मैटर है, सॉलिड
एक आदमी को भेज के बोले एकदम छितरा जाना पूरा रूमा में, छेक लेगा कोई? नहीं, संभव नहीं है। काहे? पार्टिकल इतना कर, यहाँ तक पूरा पीस में भी काट दे तो भी उसका पार्टिकल एक दूसरे को उतना कस के पकड़ लेके छितराएगा नहीं। लेकिन ये गैस रहता तो एक रूम में अगरबत्ती वो कोना में जलाएंगे, पूरा रूम में महकना शुरू। ये नहा के आई है कोई चीज है, परफ्यूम से पीछे ले महक रहा है कि नहीं? खौफ है, खौफ ना बोलो रे, बोलता है खौफ है। मैं तो पैसा नहीं लगता परफ्यूम का, मम्मी का अपना परफ्यूम दुकान दिखा ऐसे क्यों छीट छाट के लेके घर आ गए। पैसा दियो बस बात करता। सातवां क्या होगा? इसमें डिफ्यूजन बड़ी धीरे धीरे होता है। डिफ्यूजन का मतलब समझते हैं? दो पार्टिकल्स का आपस में मिलना। अगर दोनों को मुंडी से सटा दे तो सटले रह जाएगा? नहीं, अलग हो जाएगा। तो इसमें डिफ्यूजन होगा कब? इनने से मुंडी ले कंप्रेसर से लेकर चाप दे, उन्हें से वो मुंडी दे से मुंडी एकदम पिचा जाएगा ना, जब एकदम मिल जाएगा तो हम मिल जाएगा, है कि नहीं? नहीं, खाली इन्हीं से सुनो, उन्हें से बोलो मत। Diffusion occurs very slowly. कहीं कुछ प्रॉपर्टी आओ होगा, एक आध प्रॉपर्टी होगा, लेकिन ये मोटा मोटी सॉलिड का प्रॉपर्टी है। किन फैक्टर्स के ऊपर सॉलिड के प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं? सॉलिड का क्या, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। Factors on which physical properties of matter depend। ऑफ मैटर किन फैक्टर्स के ऊपर मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है? सबसे पहला किसके ऊपर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स किसको बोलते हैं? दो पार्टिकल के बीच लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स। द force of attraction existing between the particles of a matter देखो तो मैं मोबाइल जो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स। मान लीजिए एक पार्टिकल, एटम दिखता है नहीं, तो हम इतना बड़ा पार्टिकल दिखाते हैं, मत सोचिए कि अपना बड़ा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल ए में तो पूरा तेज है, ए के बाद बी आएगा। तो ये देख रहे हो दोनों का मुंह एक और है, मतलब ये काची है, अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। दोनों एकदम ऐसे ऐसे करके बतिया रहा है। ये अगर को हेंगती मुंह वो होंगती घुमा ले तो कैसा फोर्स? रिपल्सिव। दोनों का मुंह अलग अलग है, मतलब कैसा है? रिपल्सिव है कि नहीं? डिस्टेंस इंटर पार्टिकल
इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में कैसे? इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में कैसे? दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। द स्पेस existing between the particles of is मैटर के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले होने वाली स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। लगा रहा बोल रहा पार्टिकल भी इसके बीच में यही जगह है ना? यस सर। इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल। ये स्पेस आंखों से दिखेगा ना? अगर ये स्पेस इतना होता तो ये दीवार के बीच में गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब पार नहीं कर जाता। आपको दूसरा बार नहीं तो चींटी तो पास करिए जाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बीच में पास नहीं करेगा। चींटी नहीं पास करेगी, लेकिन अगर एनर्जेटिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये गामा वगैरह हो गया, तो वो इससे क्या कर सकता है? पास कर सकता है। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस हो गया। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है? ये तीसरा डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? मोशन के चलते जो एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द एनर्जी possessed by a body कहना कब? due to its motion is known as kinetic energy। कोई पार्टिकल है, इसका मास कितना? m, और मान लीजिए कि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ mv² हो जाएगा। क्या एक ऐसा बॉडी जिसका मास नहीं है उसका काइनेटिक एनर्जी होगा? मास है या नहीं है, काइनेटिक एनर्जी होगा? नहीं, मास जीरो था, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो देखा मास ही नहीं है तो क्या मूव करेगा, है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी समझ आ गया? इन्हीं तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इन रिलेशंस आइए। रिलेशंस अमॉन्ग द फैक्टर्स। सबसे पहला इंटर पार्टिकल फोर्स is inversely proportional to inter पार्टिकल। दो पार्टिकल्स के बीच में दिखा है, लगेगा चलता है। दो पार्टिकल्स के बीच में क्या है? अच्छा, कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अगर स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा,
और अगर स्पेस घटेगा, एग्जाम्पल है, हम लोग बचपन में बड़ी लोग खोर थे, पापा मार के गर्दा उड़ा देते थे, है कि नहीं? तब देखो हम 3 भाई हैं, तीनों लोग खोर। हाँ वो बोले हाँ। अब देखो पता नहीं लोग, तो तुम लोग पता नहीं मार खाए हो कि नहीं खाए हो, हम लोग चालू हो गए। ध्यान दो, हमको और मेरे भाई को पार्टिकल मान लो, हम तीनों भाई पार्टिकल हैं, और मेरे बाबूजी जो है वो न्यूक्लियस हैं, वो फोर्स लगाते हैं हमको। तो पापा अगर दिया है ना, अतना मार हम लोग करते थे, अतना मार करते थे, मार के तीनों का गला उड़ा देते थे। देखोगे कि मेरे गर्दन पे यहाँ कट है, वो हंसुआ से मारा था, और उसका उंगली नहीं है, उंगलियां मार के निकाल देते ईटा से, है कि नहीं? कहे कि बाबूजी का खौफ नहीं, वो नाखून नहीं है, नाखून उसका सही नहीं आता है, ईटा पर रकम मार देते तो नाखून में निकल गया। मम्मी नहीं मारी, मम्मी हमको नहीं मारती है, मम्मी कब से मारने लगी? तो समझो, कहे कि पापा घर पे नहीं थे, और जब बाबूजी घर पे नहीं है तो हम लोग को कंट्रोल कौन करेगा? व्हेन न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट वी आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जहां मन करेगा वहां विचरण करेंगे, है कि नहीं? हाँ वही क्या छीन के अंशु सर के सेब बेहोश हो गया था, ठीक है? तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता, कहे कि मेरे और मेरे बाबूजी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, बढ़ा हुआ है, डिस्टेंस ज्यादा था, फोर्स। बाबूजी बाजार गए हैं, देखना डिस्टेंस तनी कम हो गया, तो हमने क्या अपने भाई तीनों को इसी से करके खाली लतियाएंगे, उतना नहीं मार करना है कि रोने लगना है कि नहीं? पानी वाली फोर्स मतलब हिलना डुलना है, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है? ये अगर बाबूजी बरामदा में बैठल है, सब पूरा ऐसे करके इसे पड़ेगा, इसे कोई हिलना डुलना नहीं, क्या कि बाबूजी बगल में है, जहां कुछ करेंगे आके मारे लगेंगे। तो देख रहे हो दूरी कम हो रहा है, when दूरी becomes कम, force becomes ज्यादा, नहीं? Interparticle space is directly proportional to kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस भी ज्यादा, डायरेक्ट रिलेशन है ना। जैसे बताते हैं, ये आगे से जितना है ये सब पे घरे खाना नहीं ढुकेगा, काहे नहीं ढुकेगा भाई? नहीं गार्जियन घर से कहाँ जा रहे हो? कोचिंग। ले बेटा 100 रुपया लेते जाओ कोचिंग। हम नहीं के निकलते हैं, चौवन्नी ज्यादा नहीं मिलता है, कॉपी ना मांगेंगे पापा 50 रुपए चाहिए, 50 में 48 में कॉपी देते 10 रुपए कम में देते हैं, है कि नहीं? ये लोग घर से बाहर निकले, भाड़ा कितना लगेगा? 20 रुपए में तुम 100 रुपए लेके जाओ, है कि नहीं? तो जो 80 रुपए जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिला, ये वापस घर जाने देगा? नहीं। तो पहले ठेला 4-5 ठेला लोग घूमे होगा वाले ना, एनर्जी ज्यादा, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस ज्यादा, और जैसी पैसा खत्म उसके बाद समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि हमको 5-6 अरब रुपया मिल गया, हम घर जाएंगे? हम तो घर नहीं जाएंगे, पहले पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करेंगे, है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, स्पेस ज्यादा। हम सब में एक के बच्चा ऐसा बैठा हुआ ना, जिसको अगर पैसा मिल जाएगा ना तो स्थिर हो जाएगा, एकदम हिलेगा डुलेगा नहीं। एक ही बच्चा ऐसा है, नाम जो बताएगा उसको 5 रुपया। विशाल नहीं, विशाल नहीं, राजकुमार। जहां बड़ा पैसा मिला जो बढ़ जाएगा, ठीक है, वो स्थिर हो जाएगा, उसका केस अलग है कि नहीं राजकुमार? इसके लिए भी टैलेंट चाहिए। अरे अब खूब टैलेंट तुम्हें कूट के पड़ा हुआ है। तीसरा, हाँ बोलो ना। क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या? इंटर पार्टिकल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। इंटर पार्टिकल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस, स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। बाय रिप्लेसिंग इंटर पार्टिकल स्पेस वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी। कैसे?
अगर होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्पेस बढ़ेगा और स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के चलते फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। कोई दिक्कत? देखो पॉइंट क्लियर करते चलो, क्या है कि आगे फिर सब दिक्कत होगा, इसमें कोई दिक्कत अब का चीज आएगा कहेगा का चीज इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा तब फोर्स। चुंबक देखी है, चुंबक दो चुंबक दोनों हाथ में ले लेना है, अगर उसको नजदीक ले आएंगे तो फोर्स क्या लगेगा, यानी नजदीक ले आएंगे स्पेस कम हुआ तो फोर्स क्या हो गया, ज्यादा। देखो सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, इंटर पार्टिकल फोर्स, आईएफ का मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स। सॉलिड में फोर्स बड़ी ज्यादा लगता है, सॉलिड में फोर्स क्या लगता है, तब फोर्स ज्यादा लगेगा तो स्पेस क्या हो जाएगा, कम, और फोर्स कम स्पेस कम तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कम। कोई दिक्कत? गैस में अब गैस में फोर्स एकदम लगता है ना के बराबर, फोर्स जब कम लगेगा तो स्पेस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा, और स्पेस ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। जबकि लिक्विड में सब क्या होता है, मीडियम, ना ज्यादा ना कम। अब इन प्रॉपर्टी, इस चीज के ऊपर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉलिड के सारे प्रॉपर्टी को। सॉलिड का शेप साइज फिक्स का है, फोर्स क्या लगता है, ज्यादा, फोर्स ज्यादा तो पार्टिकल हिलेगा डुलेगा कम, हिलेगा डुलेगा कम, तो जहां है वही रहेगा, तो शेप साइज क्या है, फिक्स है। दूसरा वॉल्यूम भी छिटाता तो नहीं, इसका वॉल्यूम चेंज करता, पार्टिकल जहां है वही है, इसलिए वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तीसरा कंप्रेस, सॉलिड के बीच में स्पेस क्या है, कम, पहले ही से कम है, और कहां सटाइएगा इसको, है कि नहीं। चौथा फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम, एनर्जी है नहीं कि मूव करेगा। एगो 125 साल की यहाँ पे एगो बैठल है ना, अब इनको बोल दिया कि खटिया से हिलान होगा, नहीं होगा, क्या है, एनर्जी नहीं है ना जी। 125वां बर्थडे लिख लेते हैं। फिर क्या किया है, हार्ड एंड रिजिड। हार्ड का मतलब आज तक हार्ड का मतलब समझते थे जो मोम नहीं रहता वैसी। हार्ड का मतलब क्या होता है, जो अपने रिजिडिटी को मेंटेन कर रखा है, जैसे छोड़ दो वैसे ही रह जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड एंड रिजिड। कांट फिल अ कंटेनर कंप्लीटली, इस कंटेनर को पूरी तरह भरने के लिए, इस कंटेनर में पूरी जगह छिटाना पड़ेगा। छिटाने के लिए फोर्स क्या होना चाहिए, बहुत कम, एनर्जी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा। सॉलिड में उल्टा है, एनर्जी बहुत कम और फोर्स बहुत ज्यादा। बाबूजी तुम अपने से कभी गाड़ी चला के गए हो बाराती में या दोस्तों के साथ, मार भोजपुरी गाना के सब गड़ा उड़ा देता है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब है बाबूजी के साथ जाओ, गाना बजाना मना है, बोर होके लोग ले जाते हैं, नहीं अजीब। अब वो गाना कैसे बजेगा, सोने का बंगला चांदी का जंगला, दिमाग जिम्मी जिम्मी जिम्मी। तो क्या समझ में आया, समझ में आ गया। तो सॉलिड्स का अच्छा डिफ्यूजन बड़ी कम होगा, डिफ्यूजन कम हो गया। देखो भाई दोनों कैसे शॉर्ट को बैठा लग रहा है जैसे दोनों अजीब है। अब एक बीच में कोई चाहेगा बैठना जगह है, और ये नहीं है, क्या है, सॉलिड के बीच में जगह नहीं बराबर। इमे हाथ है इसीलिए हम चला ले रहे हैं, क्या है कि पार्टिकल दूर दूर है। पानी में कभी दौड़े हो, शक्तिमान बने हो, चलान नहीं होता तनिक कम। इसमें इमे दो छेद कर देते हैं, इनमें पैर घुसा के दौड़ो तो दौड़ जाओगे नहीं, काहे पूछो, काहे नहीं दौड़ सकते, अभी तो चल रहा है।
अभी नहीं तोड़ सकते हैं, क्या है कि पार्टिकल के बीच में फोर्स इतना ज्यादा है कि दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्स करने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। सॉलिड के बीच में जगह नहीं है, नया पार्टिकल आके एडजस्ट नहीं कर सकता है कि नहीं। सॉलिड जानबूझ के इसे मेंटेन किए हुए कि नया पार्टिकल उसके बीच में आके बैठ नहीं सकता। अगर इसी को थोड़ा सा हीट कर दिया पार्टिकल एनर्जी में हो जाता। जैसे एक कलर लीजिए और उसको बर्फ में डालिए, मिलेगा, समय लगेगा। अब उसी को क्या करना है, पानी में डालना है, क्या हो जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। नहीं, अब कलर को भी वेपर में कर दो और पानी को भी वेपर में कर दो, देखो कितना जल्दी मिल जाता है। नहीं, कलर वेपर में नहीं होगा, गैसियस फॉर्म में आएगा। इसी शुरू में धुआं जल्दी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या है, वो भी गैस, एयर भी गैस, आसानी से। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब दिखेगा क्या, अब यहां से दिखेगा बात सॉलिड लिक्विड नहीं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। हमारा टॉपिक क्या आएगा, एकदम इकट्ठा हो जाएगा इस चीज को समझने के लिए। टाइप्स ऑफ इकट्ठा हो गया सर। पहले बोला था ना, हम इकट्ठा कर देंगे। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे, किसके अरेंजमेंट के बेसिस पे, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द basis of arrangement of particles। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे दो तरह का सॉलिड होता है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा बुक कहाँ है मेरा बुक? जरूरत नहीं पड़ेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड, ये दो तरह का सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं। The solids in which constituent particles are arranged in a well-defined geometrical pattern throughout are known as क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तीन चीज, या तो ये एटम रहा होगा, या तो ये मॉलिक्यूल्स रहा होगा, या तो ये आयंस रहे होंगे। क्या रहे होंगे, या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल, या तो आयन। इन तीन चीज, हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का बात करेंगे तो ये तीन चीज का बात करेंगे।
आप अपने दिमाग में रखेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या, या तो हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं, या मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, या आयन। अगर एटम के बारे में बात करेंगे बाबू तो हो जाएगा एंटी सॉलिड, कैसा कोवैलेंट सॉलिड, कैसा सॉलिड कोवैलेंट। अगर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, कैसा सॉलिड मॉलिक्यूलर। और अगर आयन के बारे में बात करेंगे तो कैसा सॉलिड आयन। समझ में आ रहा है? यही तीन मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर जाके जाके चार तरीके का हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल ही रहेगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स ही रहेगा। आयनिक सॉलिड में तो हम लोग जानते हैं आयन दो तरीके का, कटायन और अनायन, यही रहेगा। एटॉमिक सॉलिड मतलब जिसको हम लोग कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं। और ये एटम, मॉलिक्यूल या आयन एक फिक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अपने आप को क्या किए हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे? विशाल को दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया विशाल? नहीं, चलो 1 2 3 आगे क्या बैठल है, 3 3 6 पीछे क्या बैठल है, 7 गो 8 गो। चलो थोड़ा सा इधर सरको, बैक 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 हटाओ, बैक पीछे रखो। कंस्टिट्यूएंट पार्ट चलो आइसोलेटेड सॉलिड्स जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, थ्रू आउट में एक जैसा। आई जरूरी नहीं कि इसी अरेंजमेंट में, अगर गोल है तो सब गोल बने रहेगा, चरखुट्टा है चरखुट्टा बने रहेगा। यानी शुरुआत का जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है, बाकी सारा पार्टिकल कैसा रखे हुए हैं, ऐसे नहीं रखा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोई दिक्कत नहीं? अब आइए, ऐसे सॉलिड्स को हम लोग लॉन्ग रेंज सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, लॉन्ग रेंज सॉलिड। क्या है लॉन्ग रेंज का मतलब, जो एक रेंज फॉलो किए हुए, लंबे मतलब पूरे सॉलिड में ही फॉलो होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज सॉलिड। These are also known as, these solids are also known as काची लॉन्ग रेंज सॉलिड्स। काहे रे भाई, काहे लॉन्ग रेंज सॉलिड बोलो, इसलिए लॉन्ग रेंज सॉलिड काहे कि अगर हम मेरे दिमाग में आ गया ना कि इसके एक पार्टिकल का अरेंजमेंट ऐसा है, तो इस पूरे सॉलिड का अरेंजमेंट ऐसे रहेगा, है कि नहीं? पूरे सॉलिड में एक जैसा अरेंजमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज सॉलिड। बिकॉज द अरेंजमेंट इज, या the arrangement of particles is same throughout the solid, same throughout the solid, या throughout the crystal। कोई दिक्कत बोलो? अच्छा, एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल समझिएगा। किसका स्ट्रक्चर है ये, NaCl का। किसका स्ट्रक्चर है, NaCl का। अब आप हमको एक बात बताइए कि एगो सोडियम कई गो क्लोरीन से घिरा हुआ है। अच्छा इसे छोड़ो, एक हमको बात बताओ, ये क्यों हम लोग इसको बोलेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है? क्योंकि एक पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, पूरे जगह से अरेंज होगा। ऐसे मत बोल देना,
ऐसा नहीं है। एक सोडियम 1 2 3 4 क्लोरीन से घिरा हुआ है। हर सोडियम को देखोगे तो 4 क्लोरीन से घिरा हुआ है। इसका अरेंजमेंट कैसा है? फिक्स है, और ये पूरे सॉलिड में फिक्स है। अब आपको क्या दिख रहा है? वो सोडियम क्या क्लोरीन से घिरा हुआ है? 4 को। हम बोलेंगे 6 को, आप यकीन नहीं कीजिएगा। ये वो आगे को पीछे, समझा गया? ये तो हम 2 डायमेंशन फिगर में रखूंगा। ये कैसे बॉटम कैसा है? 2 डायमेंशन है। अब आखिर में NaCl कैसा होता है? 3 डायमेंशन का। तो समझिएगा, ये देख लो, वो सोडियम है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन। एक क्लोरीन इसके ऊपर है, एक क्लोरीन इसके नीचे। मतलब एक सोडियम क्या क्लोरीन से 6 को, उसी तरह एक क्लोरीन क्या सोडियम से 6 सोडियम से। ठीक है, आगे बताएंगे कि इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसका अरेंजमेंट देखा जाता है, ऐसा मत देखो इसके नीचे है ना, इस सोडियम को देखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे क्लोरीन से घिरे हुए, और हर सोडियम ऐसा ही घिरे हुए हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या है? फिक्स है, और थ्रू आउट द सॉलिड है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोई दिक्कत? ऐसे सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। वाकई में जो सॉलिड के प्रॉपर्टी है वो ये शो करेगा। These solids are also known as कैसा सॉलिड? These solids are also known as। कोई दिक्कत? अब एक टॉपिक आता है क्रिस्टलोग्राफी। है नहीं? जान लो, जानने में क्या जाता है? क्रिस्टलो जब हम लोग क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स इज नोन एज क्रिस्टलोग्राफी। द branch of chemistry which deals with the structure of a crystal is known as क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टलोग्राफी। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ में कुछ आया? भाई अब आता है टॉपिक एमोर्फस सॉलिड। The solids in which constituent particles are not arranged in well-defined geometrical pattern throughout are known as क्या बोल रहा है? ऐसे सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वेल डिफाइंड ज्योमेट्री में नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एमोर्फस सॉलिड। एग्जांपल प्लास्टिक्स,
क्वार्ट्ज ग्लास, हाँ भाई वुड, रबर, ठीक है, सेल्यूलोज वगैरह सब इसमें आता है। ऐसे सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वेल डिफाइंड ज्योमेट्री में नहीं है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एमोर्फस सॉलिड। मतलब अब ऐसा हो सकता है कि अब मान लीजिए कि यही पार्टिकल है, आगे कुछ और पीछे कुछ और बीच में कुछ और, पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। अब जिस सोलर कोने बैठल थी वो अलग अरेंजमेंट है कि नहीं? तो इस तरह का जो अरेंजमेंट आया था और इससे जो सॉलिड बना था उसको हम लोग क्या बोलते थे? एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड। अब भाई इसमें तो ज्योमेट्री फिक्स नजर आया। अच्छा, एमोर्फस सॉलिड का वो फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये पार्टिकल्स हैं, क्या है? पार्टिकल्स किसके? एमोर्फस या सॉलिड के। इन सब को इसे मिलाइए, देख रहे हो एगो ज्योमेट्री मिला। कैसा ज्योमेट्री मिला? हमें ट्रायंगल बी ए स्क्वायर बी में तो अलग अलग सेम साइज का पार्टिकल से स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमोर्फस सॉलिड। क्या है इसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न फिक्स नहीं है, और जिसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न फिक्स नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमोर्फस सॉलिड। कोई दिक्कत? अब आइए because the arrangement of particles are not same ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज सॉलिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज। क्या है शॉर्ट रेंज? इस पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ और, एक अरेंजमेंट कुछ और, उसका अरेंजमेंट कुछ और, पीछे बैठेगा उसका अरेंजमेंट कुछ और, हर स्टेप पे इसका अरेंजमेंट क्या कर जा रहा है? चेंज कर जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट रेंज सॉलिड। कोई दिक्कत? उसके बाद आइए बात क्या कर रहे हो? लक्षण पूरा हो गया तो बताओ, एक आदमी को ठोक देते हैं, मियाज अस्थिर हो जाएगा। आपको इस फिगर में कुछ नजर आ रहा है? देखो ये वाला जो पोर्शन है पता नहीं कैसे है, नीचे वाला जो पोर्शन है पता नहीं कैसे है, लेकिन देखो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है,
इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स दिख रहा है। तो एमोर्फस सॉलिड के ऐसे जगह जहां पार्टिकल्स अपने आप को थोड़ा देर के लिए क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलेट। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलेट। द स्पेस इन किसमें? एमोर्फस सॉलिड्स। Amorphous solids where particles are arranged in well-defined geometrical pattern is known as crystallate. एमोर्फस सॉलिड के ऐसे जगह कहीं बीच में ऐसा हो सकता है तो उसके पार्टिकल्स क्या हो गए, वेल डिफाइंड ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सपोज कीजिएगा 20 गो लाइन लगा हुआ होता है बेंच का, और बीच का 2 या 3 बेंच, एक के पार्टिकल एक, फिर उसके बीच, फिर उसके पीछे। तो वो जो जगह है जहां फिक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न आ गया उसको हम क्या बोलेंगे? बंद करो, बहुत आवाज आता है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या हो गया? स्पेस। क्या कहलाएगा? क्रिस्टलेट। सारे पोर्शन को नहीं, वहां जहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलेट। कोई दिक्कत? उसके बाद आइए कैन a crystalline solid be converted into amorphous solid? क्या किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या डेफिनेशन है? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स। एमोर्फस सॉलिड का पार्टिकल्स का डायरेक्शन नॉट फिक्स, अरेंजमेंट नॉट फिक्स। काम कीजिएगा, इस रूम में सब मान लो एकदम बढ़िया से हम सजाए हुए हैं, बत्ती बुता दिए, अचार को सांप छोड़ दिए, और सांप है कि हबकेगा कि कहानी सोडा, सब कोई अपनी जगह पर बैठा रहेगा, क्या भागेगा? इधर उधर भागना शुरू कर दिया। जब इधर उधर भागना शुरू किया तो उसका ज्योमेट्री फिक्स रहा, कैसा सॉलिड में कन्वर्ट कर गया? एमोर्फस। क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट का बात है, अगर अरेंजमेंट फिक्स है तो क्रिस्टलाइन, अरेंजमेंट फिक्स नहीं है एमोर्फस। तो इसमें सांप भेजें, इसको एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देंगे? तो अगर हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 2-4-10 मिनट ऐसा करने के बाद पार्टिकल्स अपने जगह पे फिक्स नहीं हो पाया, और जब नहीं फिक्स हो पाया तो हो सकता है कि वो क्रिस्टलाइन से कन्वर्ट कर जाए किसमें? एमोर्फस में। बाय अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग, a crystalline solid can be converted, not can be, may be converted into an amorphous solid। क्या हो रहा है कि अगर अल्टरनेट हीट या कूल किया जाए, अल्टरनेट हीट मतलब हीट करके कूल, हीट करके कूल, तो हो सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस में कन्वर्ट कर जाए? हो सकता है, कंफर्मेशन के साथ नहीं है। एग्जांपल देखो पूरा, क्वार्ट्ज,
करती है, कूल करते रहे। अच्छा ये एक्सप्रेशन ठीक नहीं, हीट भी करना है अल्टरनेट और कूल भी करना है। तो क्वार्ट्ज जो है वो कन्वर्ट कर जाएगा किस में? क्वार्ट्ज ग्लास में। क्वार्ट्ज क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास कैसा? अब एक रीजन आपको, एक बात आपको बता, जिससे ही बना हुआ था उसी से ही बना हुआ है ना, हीट किया गया है, जलाया नहीं गया है। तो जो पार्टिकल ही है वही पार्टिकल ही है, जिस चीज से ही बना हुआ है उसी चीज से ही बना हुआ है। तो ये क्रिस्टलाइन ही अमोर्फस का है, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न फिक्स है और इसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न फिक्स नहीं है। यानी ये कैसा प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? इससे इसके केमिकल नेचर पे कोई अंतर नहीं आएगा। नहीं। चलो फिर एक क्वेश्चन आता है, कैन amorphous solid be converted into आदमी लोग को कभी क्रिस्टलाइन और अमोर्फस रूप में देखे हो? आदमी सबको नहीं, आदमी सबको नहीं। आर्मी वाला परेड करते हैं लोग, कैसा? एग्जाम क्रिस्टलाइन में। अब घड़िया धसान गिर सब दशहरा घूमे निकलता है, कोई का पार्टिकल अरेंजमेंट फिक्स नहीं। कैसा? आदमी तो वही है, लेकिन ज्योमेट्रिकल पैटर्न फिक्स नहीं है, तो क्रिस्टलाइन है, सॉरी एमोर्फस है। और अगर एक फिक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न से समझ में आ रहा है? तो क्या किसी एमोर्फस को क्रिस्टलाइन में बदला जा सकता है? तो बोलेंगे हाँ हो सकता है, बाय अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग एंड amorphous solid may get converted ये हो सकता है। एग्जाम्पल देते हैं, समझ आएगा। हम छोटा सा एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइन एमोर्फस होगा, हम लाइन से सब कोई बैठे हुए हो, है ना, हम आराम से, और यहाँ पे 500 का गड्डी गिरना शुरू हो जाएगा रुपया से, क्रिस्टलाइन कोई रहेगा? अच्छा तुम रहोगे, हम ही ना गिरा के गड्डी बैठ के भी गड्डी गिरा जा सकता है। तो वो क्रिस्टलाइन यहाँ कोई रहेगा? नहीं रहेगा। क्या होगा? एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन को एमोर्फस में करना आसान है, क्रिस्टलाइन को एमोर्फस में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन एमोर्फस को क्रिस्टलाइन में करने में दिक्कत होता है। बाजार गए हैं कभी आप लोग? बाजार गए हैं? बाजार गए हैं तो क्या ध्यान दिए हैं? आदमी सब क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, एमोर्फस में रहेगा। घंटी मारोगे ना तो ऐसा लगेगा कि कान में तेल डल रहे, सुनबो नहीं करेगा। ऊपर से हो सकता है कि गाड़ियाँ दे, साइकिल लेके घुसा रहा हुआ। अपडेट ठीक बोले हो। तो हम लोग के पास इतना ताकत नहीं है। जस्ट इमेजिन वो हेवी साड़ा है, अगर दौड़ते आए, देखो लोग कैसे जगह बनाता है, मतलब क्या पता कहाँ से ऐसा जगह, सब लोग इसे दीवार से लगाए से नहीं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसा? क्रिस्टल। तो तुम्हारे पास उतना एनर्जी है, जिसके पास है वो क्रिस्टलाइन कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो क्रिस्टल एमोर्फस को क्रिस्टलाइन करने के लिए बड़ी पापड़ बेलना पड़ता है, कहे कि अनअरेंज है, उसको हर पार्टिकल्स को अरेंज करने में बहुत कम चांस है कि ऐसा होगा, लेकिन क्रिस्टलाइन को एमोर्फस आसान। वो देखोगे ना कि वहीं से क्रिस्टलाइन एमोर्फस में जैसे उसका आगे बढ़ता है, पीछे से लोग क्रिस्टलाइन से एमोर्फस में जाता है कि नहीं?
ठीक है, तो यही तो है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का कहानी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्रिस्टलाइन किसको और एमॉर्फस किसको, इसको हटाना, प्रॉपर्टी समझाएं।